भी ये इल्तिजा करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है इसको स्टेट में पूरी तरह से खारिज किया जाए। जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मिलकर इसको वहां पर रेजोल्यूशन पास करके इसको खारिज कर दिया है, वहां ये लागू नहीं होगा तेलंगाना में। तो हम राजस्थान सरकार से भी ये गुजारिश कर रहे हैं और मैं तमाम वक्फ बोर्ड चेयरमैन और जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं उन सभी से दरख्वास्त करूंगा कि एक यूनानिमस एक साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जाए ताकि राजस्थान में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बचाया जा सके और तमाम हिंदुस्तान के भी तमाम स्टेट्स के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं सभी सरकार से, जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य जो हैं हमारी उनसे भी दरखास्त है कि वहां पर भी एक तरह का बोर्ड कमेटी बनाई जाए और इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के को अच्छे से तफसील से पढ़ा जाए, इसको स्टडी किया जाए, क्योंकि हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि ऑनरेबल एमपी हैं हैदराबाद से, इन्होंने एक पूरी स्टडी इस पे कंपैरेटिव स्टडी की है जो मेरे पास मौजूद है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि जो 95 का जो एक्ट था वक्फ बोर्ड का और ये जो नया जो बिल लेके आई है सरकार वक्फ बिल 2024, इसमें क्या चीज पहले थी और क्या चीज अब ये लोग नई चीज डालना चाह रहे हैं, जिससे वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ का जो भी मुद्दा है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज कैसे सरकार अपने कब्जे में ले ले, कैसे मुस्लिम डोमिनेटेड वक्फ को गैर मुस्लिम डोमिनेटेड वक्फ बना दें। तो ये सब मसलों को लेके आज आप लोगों से दरखास्त की गई थी कि हमारी तरफ से राजस्थान AIMM की तरफ से भी हम लोग आप लोगों को बताएं कि हम लोग इसके खिलाफ हैं और ये राजस्थान में नहीं होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में ये नया जो अमेंडमेंट बिल है ये पास नहीं होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा नए और पुराने वक्फ के मुद्दे पे। जो भी पुराना 95 एक्ट जो था, जो सेक्शन सेंट्रल वक्फ था सेक्शन 19 में और स्टेट वक्फ सेक्शन 14 में 95 एक्ट में, और अभी जो नया जो एक्ट ये लोग लाए हैं इसमें कई सारी ऐसी खामियां हैं जो हमें हमारी समझ से परे हैं, हमारी समझ से बाहर है, जो कि पुराना जो हमारा वक्फ एक्ट है उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। सबसे पहला तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा पॉइंट है वो ये है कि एक माइंडसेट की तरह ये बिल लाया गया है, जो कि वक्फ बोर्ड की जो ताकत है, वक्फ बोर्ड का जो ऑटोनॉमी है, जो एक इंस्टीट्यूशन है वक्फ, इसको खत्म करने के लिए और वक्फ की जितनी भी जमीनें हैं, वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है उसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाने के लिए ये बिल लेके आया गया है। तो इसमें ये होना नए बिल में ये करना चाहते हैं कि वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड, इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स ये लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं ताकि काउंसिल और बोर्ड में धीरे धीरे उसको नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड बोर्ड बना दिया जाए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चाहे, अब आज बीजेपी शासित सरकार है तो ये लोग जो भी चाहेंगे वो ये लोग उसमें कर सकेंगे। अभी फिलहाल सिस्टम ये है कि जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड हैं और जितने भी अधिकारी हैं, यहाँ कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, ये सभी लोग मुस्लिम्स हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से यूपी में काशी विश्वनाथ बोर्ड जो बना हुआ है उसमें सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी जो भी उसे चलाते हैं वो सभी लोग हिंदूज होते हैं, वहां नॉन हिंदू की एंट्री नहीं है। सेम इसी तरह से वक्फ बोर्ड में भी नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब ये बाय नॉमिनेशन 2 नॉन मुस्लिम को ये एंट्री देना चाह रहे हैं ताकि ये बोर्ड, वक्फ बोर्ड धीरे धीरे नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि भाई जैसा काशी विश्वनाथ बोर्ड है इसी तरह से तमिलनाडु में ये बोर्ड है, कर्नाटका में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेक्शंस के अंतर्गत अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं मंदिरों के। और जो
मंदिर की जमीनें होती हैं, जो देवस्थान विभाग होते हैं वहां के, उसमें ये सिस्टम है कि नॉन हिंदू कोई भी उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड एक ऐसा ये प्रावधान इसमें ये लेके आए कि इसमें 2 मेंबर नॉमिनेशन के तौर पर नॉन हिंदू हो जाएगा। प्लस जितनी भी सीईओ की जो पावर्स हैं, अभी सीईओ जो कि यहाँ का स्टेट की तरफ से अपॉइंट होता है यहाँ पर वक्फ बोर्ड में, सीईओ की पावर्स हैं, वो भी सीईओ की पावर्स घटाकर सीईओ के हाथ से लेकर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी है वो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के किसी अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी सेंटर से आएगा, वो कोई भी हो सकता है। अभी तक सीईओ हमेशा मुस्लिम ही होता है, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो भी अधिकारी होगा नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। तो इस तरह से ये पूरा जो होल्ड है वक्फ की प्रॉपर्टीज का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। वहां से वक्फ को वो लोग चलाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उनका डिजिटलाइजेशन करने का बहाना भी एक नया एक पॉइंट इन लोगों के इस नए वाले बिल में डाला है कि भाई डिजिटलाइजेशन करेंगे ताकि पता चल सके। लेकिन अब आप बताएं, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 500, 1000 साल पुराने कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, उनका आप डिजिटलाइजेशन कैसे करेंगे? उनकी लीज डीड आपको मिल ही नहीं सकती है। तो उसके नाम पर कि इनकी लीज डीड नहीं है तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इसको बना देंगे। ये एक बड़ा एक मुद्दा है जिससे जितनी भी हमारी दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, बारगाहें हैं, हमारी इवन कब्रिस्तान जो है, उन सभी को वक्फ प्रॉपर्टी की जगह ये लोग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में तब्दील करना चाहते हैं। जितनी भी वक्फ की जमीन है उसको हथियाना चाह रहे हैं। ये उसी तरह का एक बिल है जो कि बिल्कुल जायज नहीं है। एक और पॉइंट है इसमें, जो भी वक्फ चेयरमैन होते हैं उनको आज तक, अभी तक जो पुराना जो 95 एक्ट है उसके सेक्शन अंडर सेक्शन 20A के तहत, नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत चेयरमैन को हटाने का प्रोविजन था, ठीक है। लेकिन अब वो प्रोविजन नए वाले एक्ट में से हटा दिया गया। चेयरमैन को बिना किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंडर सेक्शन 20A ये लोग हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, किसी को भी उसमें चेयरमैन बना सकते हैं। एक ये मुद्दा बड़ा था। एक वक्फ डीड या वक्फ रजिस्ट्रेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक मैंडेटरी कर रहे हैं इसमें नए वाले बिल में, कि एग्जीक्यूशन ऑफ वक्फ डीड, जो वक्फ कोई प्रॉपर्टी में आज अगर वक्फ को देना चाहता हूं तो उसमें मुझे पहले डीड बनवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वक्फ में। अब जो रजिस्ट्रेशन करने बैठा है वो, उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको वक्फ को जाने दूं या नहीं जाने दूं। तो ये बीच में एक भू माफिया का नया एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, जो कि हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ को ना जाए, हो सकता है कि वो वक्फ को प्रॉपर्टी देने वाले को बाहर के बाहर ही सेटल कर ले, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ हो ही नहीं, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी बाहर के बाहर ही बिक जाए। वक्फ प्रॉपर्टी पहले बड़ा आसान था कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने वक्फ को दी, वो वर्बल भी हो जाती थी कि मैंने मेरी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट कर दी, दे दी। तो एक सिंपल लाइन में आप इसे समझिए, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, वो ता जिंदगी हमेशा वो वक्फ की ही रहती है। तो ये कुछ एक मुद्दे थे जो एक ये पहले कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे इलीगल कब्जा कर लेता था तो उसे 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब बामशक्कत, मतलब मेहनत से उसको जेल होती थी कि वो जेल में ही मेहनत करवाएंगे। अभी उसको रिगरस शब्द को हटा के सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट करते हैं कि 2 साल की जेल की सजा हो जाएगी। तो ये इसको थोड़ा लीनियंट करते हैं। क्यों लीनियंट कर दिया गया, ये समझ से परे है कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए, ये हमारा मानना है। अब मैं चाहूंगा अगर आप लोगों को कुछ और सवाल हैं, जैसे 1-2 पॉइंट और मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि ये मेरे पास तेलंगाना वक्फ बोर्ड का प्रेस नोट भी है, जो लोगों ने बताया कि भाई क्यों इन्होंने खारिज किया है इसको।
मैं हमारे राजस्थान सरकार से दोबारा इंतजार करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से कि इसको यहाँ पर भी खारिज किया जाए और जितने भी राजस्थान वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं, दिल्ली में जो मीटिंग होने वाली है वक्फ की, उसमें वहां जाके अपनी नुमाइंदगी पेश करें और अपने बारे में, राजस्थान के बारे में बताएं और ये इसको खारिज करने के लिए सभी मिलजुल के आगे आए। आप लोग अगर कुछ सवाल करना चाहें तो एक और मैं इसमें आपको बता देना चाहूंगी, ये आर्टिकल 14, 19, 21, 25 और 300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो आर्टिकल्स हैं, इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन भी इसमें होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये उस तरह से भी ये उल्लंघन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, अपनी जगह अटल रहे, क्योंकि हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। तो ये हमारे मुद्दे थे। आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो।